morning students। बच्चे वी वर डूइंग डी एंड एफ ब्लॉक एंड ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, जनरल प्रॉपर्टीज एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप कि यू आर वेरी थरो विद द टू टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है ना। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, the questions that are related to electronic configurations। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੌਜਿਕਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕॉन्फ़िगरेशंस ਦੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਲੌਜਿਕਸ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੋਬਲ ਗੈसेस ਆਰ ਸਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕॉन्फ़िगरेशन ਸਟੇਬਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सपोज अगर सबशेल भी कंप्लीट नहीं हैगा तो सबशेल शुड बी हाफ फिल्ड अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ठीक है ना, आप कहते हैं ना कि फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। फिर अपन क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेटेड टू पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड है तो कलर्ड, और अगर पेयर्ड है सारे तो कलरलेस। सो ऑल दीज क्वेश्चंस। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है केड़ी एलिमेंट दी केड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस दीज आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो आज आपने वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने ने। ठीक है, जो अपने नोट्स दे विचों बच गए। ठीक है ना, मतलब देखो जेडे दो टॉपिक्स कवर हो गए मैं तुहानू दस चुके कि केड़े-केड़े क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं। ठीक है, उन्होंने उस तो अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट दोज क्वेश्चंस, जिन्ने भी क्वेश्चंस बच गए दे ऑल आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो क्वेश्चंस आपां वन बाय वन डिस्कस करांगे। ठीक है, सो तुसी लेक्चर दे नाल-नाल अपने नोट्स खोल लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता जाऊंगा एंड वील कीप ऑन डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। सो फर्स्टली वी शैल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम, सो बच्चे आपां स्टार्ट करांगे अपने क्वेश्चंस फ्रॉम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जेडे कि दिते हुए हैं पेज नंबर 374 पे। ठीक है, सो कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 सेज डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अपन सबनों पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है दैट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू 30 स्कैंडियम तो लेके जिंक तक। Second transition series is from 39 to 48 and so on। ठीक है, third ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ due to lanthanoids and fourth ਦੇ ਵਿੱਚ again 14 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ due to actinoids ਬੱਚੇ। ठीक है ना, so this you can read out। ठीक है ना। now question number 2, discuss the characteristics of transition elements। ठीक है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल आप सारियां डिस्कस कर चुके हैं, तुम एक बार रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हाइल कॉपर। सो पहला आप फर्स्ट पार्ट ही चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ये क्वेश्चन आप पहला डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर मैं तुहानू पहला भी दस्सिया सी। देखो सो बच्चे हुण फाइनली आप क्लियर कर रहे हैं थे कि देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर आपको पूछा जाता है कि उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1 और 2 n-1 d 1 to 10। ये 1 और 2 क्यों लिखा है? ड्यू टू द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रोमियम, कॉपर। क्रोमियम के नीचे केड़ा है मोलिब्डेनम एंड कॉपर के नीचे सिल्वर एंड गोल्ड। सो दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर s सबशेल, जबकि d हो जाता है हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड। हुण तक सबनों ये पता होएगा। हुण अगर आपको पूछा जाता है बच्चे की ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। ठीक है, इस वक्त मैं क्वेश्चन एक बार ਤੁਹਾਡੇ होमवर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन की सी कि those elements which have partially filled d subshells in their ground state or in their
कंपाउंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म। फाइन। सो बच्चे इन्हां दी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी NS 0 तो लेके 2 तक। Why 0 to 2? क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्म च होंगे तो पहला S इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे हैं। फाइन। नाउ n-1 D 1 to 9 लिखना है बच्चे, क्योंकि अगर 9 रहेंगे तो ये पार्शियली फिल्ड है, अगर 10 हो जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। सो these are the general electronic configurations of D block and transition elements. Now we shall come to our question कि why zinc, cadmium and mercury they are not regarded as transition elements. So देखो बच्चे, so these are your zinc, cadmium and mercury। ठीक है ना, तीनों एक को ग्रुप नु बिलोंग करते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d10, cadmium is 5s2 4d10 and mercury is 6s2 5d10। Fine। Now D substance इन्हां दे ग्राउंड स्टेट दे विच कंप्लीट है। ठीक है। हुण जो ये कंपाउंड फॉर्म्स होंदे ने बच्चे, जिंक दी सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होंदी है, दैट इज कॉल्ड +2। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। ठीक है। सो D subshell इज स्टिल कंप्लीट। कैडमियम दी भी सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होंदी है +2, अगेन 5s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, 4d इज स्टिल कंप्लीट। मर्क्यूरी हैज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +1 पहला था, एक इलेक्ट्रॉन इथों रिलीज होएगा, 6s1 रह जाएगा एंड +2 दूसरा भी रिलीज हो जाएगा एंड 5d इज स्टिल कंप्लीट। ठीक है। सो आप बोलेंगे कि सिंस दे हैव फुली फिल्ड D subshells in their native state as well as in their compound form, so that is why they are not regarded as transition elements। Clear बच्चे? Now next we shall come on to the second part of the third question, which says copper is a transition element and sodium is not। Fine। So आप लिखेंगे, देखो कि sodium has atomic number 11, so electronic configuration is neon 10 and 3s1। Fine। So this is the electronic configuration of sodium। ठीक है बच्चे। Now sodium has only one oxidation state। ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं Na+, so it will lose its 3s electron and become neon 10। Clear? So बच्चे ना तो ग्राउंड स्टेट दे विच और ना ही कंपाउंड फॉर्म दे विच, किसी भी फॉर्म दे विच ओदे कोल D सबशेल च कोई इलेक्ट्रॉन ही है नहीं, so it doesn't belong to a transition series। So copper is a transition element, so we have copper now। Copper the electronic configuration, how do we write it? Atomic number is 29, so आप लिखेंगे argon 18 4s1 3d10। so this is copper। Fine। now copper दी दो oxidation states होंदी हैं बच्चे, one is +1, it will become argon 18 3d10, 4s will lose 1 electron, and second is copper +2, argon 18 and 3d9 बच्चे। So we'll write कि no doubt copper has fully filled D subshells in its ground state, but it has partially filled D subshell when it is in +2 oxidation state। So किसी भी कंपाउंड दे विच अगर अपने कोल partially filled D subshells हैगे ने किसी एलिमेंट दे, then that belongs to a transition series। So we say कि copper is a transition element। Clear बच्चे? ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन तो मैंने क्वेश्चन याद आया, तुसी नोट्स दे विच किते ऐड कर सकते हो बच्चे। ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट नाउ। ठीक है। सो देखो कॉपर प्लस एंड कॉपर +2 तो मैंने ध्यान च आया, सो यू कैन add on a question, which is more stable, which is more stable in
aqueous solution copper plus और copper 2 plus फाइन ठीक है कॉपर प्लस या कॉपर 2 प्लस दोनों ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ copper plus the electronic configuration is 3d10 fully filled subshell copper 2 plus the 3d9 ना fully filled है ना half filled है तो इसके अकॉर्डिंग ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ बनता है copper plus but सो पहला आप अपना आंसर कितना लिखांगे पहला आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखांगे फिर आप लिखांगे सो वी एक्सपेक्ट कॉपर प्लस टू बी मोर स्टेबल बट ठीक है हाउएवर कॉपर प्लस 2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी ठीक है ना जो बच्चे हाइड्रेशन एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज आप लिखांगे अगर आप चार्ज की गल करिए तो ऑफ कोर्स कॉपर प्लस 2 का चार्ज इज हायर देन कॉपर प्लस ये तो क्लियर ही है प्लस 2 है प्लस 1 है अगर आप साइज की गल करिए तो कॉपर प्लस 2 का साइज इज लेस देन कॉपर प्लस सो दोनों फैक्टर्स ही फेवर कर रहे हैं बच्चे सो कॉपर 2 प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी विल बी वेरी हाई ठीक है जिसके करके कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन तो इसका सबूत भी है अपने को इस चीज का प्रूफ भी है बच्चे ठीक है सो अब लिखेंगे सिंस द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2 प्लस इज ग्रेटर देन कॉपर प्लस सो कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस तो इसका अपने को प्रूफ भी है कि अगर मैं क्यूप्रस आयंस नो एक्वस फॉर्म च लेना है पानी दे विच लेना है तो दे गिव मी कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाती है बच्चे इन्हां दी सो इट डिस्प्रोपोर्शनेट्स इनटू कॉपर 2 प्लस एंड कॉपर देखो ना ऑक्सीडाइज भी हो गया ते रिड्यूस भी हो गया सिंस कॉपर प्लस तो कॉपर 2 प्लस बन गया सो इट प्रूव्स कि कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर प्लस क्लियर सो नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे So बच्चे question number 4 now says explain why transition elements have many irregularities in their electronic configurations. Irregularity तो मतलब यही है जो exceptional configurations अपने को लाती है कि regularity follow नहीं होती है ना like आप कहते हैं कि देखो scandium, titanium, vanadium, chromium. So this is 4s2 3d1 this is 4s2 3d2 this is 4s2 3d3 now it should be 4s2 3d4 but actually it is 4s1 3d5 ठीक है तो आप नो डाउट कि इसको एक्सप्लेन कर देने होने हैं बाय सेइंग कि fully filled and half filled subshells are more stable एक इलेक्ट्रॉन इत्थे होने करके 3d is half filled and 4s is also half filled but at the same time chromium के नीचे कौन है molybdenum it is 5s1 4d5 उसके नीचे बच्चे टंगस्टन तो टंगस्टन आप एक्सपेक्ट करेंगे 6s1 5d5 but actually tungsten is 6s2 5d4 normal configuration so ऐदा कुछ irregularities ने अच्छा जो आप F ब्लॉक ते पहुंचांगे आज ही है ना उस आप देखांगे कि इस तो भी ज्यादा irregularities है you getting a point F ब्लॉक दे विच इस तो भी ज्यादा irregularities आंदी है so हुन रीजन की है इस irregularity दा देखो कि एक इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली 4s2 दी बजाय 4 मतलब 4s दी बजाय 3d च मिल रहा है अपन है ना
तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स कैन ईजिली शिफ्ट फ्रॉम 3d to 4s या 4s to 3d एंड ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ns and n-1 d सबशेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥੇਨੋਇਡਸ ਤੇ ਐਕਟਿਨੋਇਡਸ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਂਥੇਨੋਇਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 6s2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4f ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5d ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ जो एटॉमिक नंबर 57 लैंथेनम है आप बहुत बार डिस्कस कर लिया पहला इलेक्ट्रॉन ਇੱਥੇ जाना चाहिए जबकि 5d1 ਹੁੰਦਾ है ठीक है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 58 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਮ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਮ should be 4f2 ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5d1 4f1 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ d ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ 4f ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ns n-1d ਤੇ n-2 f ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स कैन ईजिली इंटरचेंज देयर सबशेल्स ਤੇ this leads to an irregularity in their electronic configurations clear come on to the next question now in the transition series question number 5 in the transition series starting from lanthanum the next element hafnium has atomic number 72 why do we observe this jump so उन्होंने पूछा कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दे विच 57 तो बाद डायरेक्टली 72 क्यों आंदा है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स दे एंटर इनटू द इनर 4f सबशेल जिथे अपने कोल लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं सो यू कैन एक्सप्लेन है ना सिमिलरली यही क्वेश्चन आ सकता है कि 4d ट्रांजिशन सॉरी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज दे विच अपने कोल 89 तो बाद सीधा आ जाता है 104 तो ओ की आ जाएंगे एक्टिनॉइड्स the electrons they enter into 5f subshell ठीक है so this you can read out come on to the next question number 6 now in what way the electronic configurations of the transition elements differ from those of representative elements so देखो बच्चे so अपन को क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अपने पास है गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरे है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन्हां दियां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे विच बच्चे की डिफरेंसेस हुंदे है ना सो ऑफ कोर्स पहला अपन को पता होना चाहिए कि ये हुंदे की है रिप्रेजेंटेटिव आर s एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन आर d ब्लॉक एलिमेंट्स फाइन सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस representative the case the outermost electron it enters into s or p subshell जो बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन होएगा the last electron enters into s या p subshell transition elements the last electron enters into the d subshell clear done now second रिप्रेजेंटेटिव दे विच जेड़ा लास्ट इलेक्ट्रॉन है इट एंटर्स इनटू द आउटर मोस्ट सबशेल ठीक है ना सो द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू आउटर मोस्ट सबशेल सॉरी आउटर मोस्ट शेल ठीक है ना मतलब या तो ns च एंटर करूंगा या np च एंटर करूंगा इथे इट एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट शेल D block the case it enters into penultimate shell देखो बारला शेल फोर्थ चल रहा है इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d मतलब एक अंदर वाला सब तो बाहर वाला केड़ा हुंदा है अल्टीमेट या वैलेंस शेल उस तो अंदर वाला केड़ा हुंदा है पेनल्टीमेट या जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ लास्ट but one सबशेल लास्ट but one shell ठीक है ना सो पेनल्टीमेट हां जी थर्ड
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ਦੀਆਂ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की ਹੁੰਦੀ ਹੈ या तो ns1 और 2 अगर वो s ब्लॉक ਨੂੰ बिलोंग करता है तो या फिर इट इज ns2 np1 to 6 अगर वो p ब्लॉक ਨੂੰ बिलोंग करता है तो ns2 np 1 तो लेके 6 तक ठीक है जबकि b ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की है ns1 और 2 n-1 d 1 to 10 clear बच्चे so the major difference between d block and s and p block the electronic configuration is कि ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ we talk about only the outermost shell देखो major difference यही है ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਬਟ वन ठीक है तो या फिर penultimate shell. So these are your major differences between the general electronic configurations of transition elements and representative elements. Clear? Now we shall move on to our next question. So move on to the next question. So the next question is question number 7. हाँ जी, write down the electronic configurations of. So बच्चे इन्होंने कुछ electronic configurations होती हैं ने मैं इन्होंने नाल ही सोनू एक question और ऐड करवा देना है. So they are giving you question number 7. Write down the electronic configurations of chromium 3+, copper+, cobalt 2+, and manganese 2+. इस तो बाद ऐड कर लो which of them are diamagnetic or paramagnetic ठीक है which of these are diamagnetic or paramagnetic अपन ये दसना है ठीक है and calculate their magnetic moments fine so नुमैना विचों एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाना है बाकी तुसी खुद कर सकते हो so question number 7 first part क्रोमियम 3+. सो पहला बच्चे ਆਪਾਂ क्रोमियम ਦੀ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखांगे आर्गन 18 4s1 3d5 then we'll write down chromium 3+. It becomes argon 18 4s0 3d3. So पहला बच्चे 4s2 इलेक्ट्रॉन जाऊगा since it is the outermost shell. ठीक है ना? Now, so how many unpaired electrons are there? 1, 2, 3. So this is paramagnetic. So since it has 3 unpaired electrons, we'll write down it is paramagnetic. Now I'll calculate its magnetic moment. Formula की होगा बच्चे? Under root n into n plus 2 Bohr's magneton. So बच्चे n की वैल्यू कितनी है 3 plus 2 is 3 plus 2 5 5 into 3 15. So under root of 15 Bohr's magneton and the answer will be 3.87 Bohr's magneton. Clear? ठीक है? So we'll move on to another part. So this is copper plus. चलो copper plus का बच्चे it will be diamagnetic. ठीक है? So we'll move on to copper plus का समझ लेना. So देखो copper is 29, argon 18, 4s1, 3d10. So copper plus 1 electron will go from here 3d10. All are paired क्योंकि सब शेल की है fully filled. So I'll move on to cobalt 2 plus now. Cobalt plus 2. Cobalt is बच्चे atomic number 27 originally.
ठीक है ना। सो आर्गन 18, 4s2, 3d7. Now when cobalt will be +2, these 2 electrons will be removed. Fine. So it is now left with 3d7. So 3d7 को आप फिल कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Again it has 3 unpaired electrons. Again paramagnetic, and again the magnetic moment will be 3.87 Bohr's magneton. Mn2+. So बच्चे manganese atomic number 25, 4s2, 3d5. So when it will become +2, these 2 electrons will be lost. So manganese now has 1, 2, 3, 4, 5 unpaired electrons. So similarly, आप ऐसे की put कराने 5, 5 + 2, 7, 7 5s are 35. So magnetic moment will be somewhere around 5.9 Bohr's magneton, and it will be paramagnetic. Fine. I hope you can do. ठीक है. Now we shall move on to the next question. So बच्चे question number 8 says silver has completely filled D subshell. How can you say it is a transition element? So बिल्कुल copper ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ explain करना है ਆਪਾਂ ने. Copper ਦੇ नीचे ही silver, silver ਦੇ नीचे ही gold. So देखो बच्चे copper कितना explain ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ने? Atomic number 29. So electronic configuration was 4s1, 3d10. Similarly, अगर क्वेश्चन सिल्वर पे आता है 47, 4d10, 5s1, and similarly gold 79, 5d10, 6s1. So all three have fully filled D subshells, ठीक है, but still they are considered as transition elements क्योंकि so copper the main oxidation states +1, so this is lost, but mangan +2 भी होती है, so it has now a partially filled D subshell. Clear? So it is a transition element. Similarly, which is silver mainly has +1, so this goes. But कुछ कंपाउंड्स लाइक Ag2F2, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है ना, AgF2 सॉरी, ठीक है ना, इट ऑल्सो शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. नो डाउट कि सिल्वर दी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ਨੂੰ +1 ही मिलती है, ठीक है ना, बट स्टिल +2 चाहे एक कंपाउंड ची मिलती होवे बच्चे. सो +2 ਦੇ ਵਿੱਚ सिल्वर हैज AgF2, चाहे ਤੁਸੀਂ एग्जांपल भी लिख लो. सो अगेन 4d becomes 49, ठीक है. गोल्ड तो बच्चे अपने को +3 भी मिलता है, सो गॉन एंड 5d8. So in spite of having a fully filled D subshell in their ground state, they all are considered as transition elements, ठीक है. They all are considered as transition elements because they have partially filled D subshell in their one or the other compound form, ठीक है. एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कि why copper, silver and gold are called coinage metals. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ coinage metals ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ coins ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. So easy. Now question number 9 says why do transition elements show similarities along the horizontal period as well as vertical column. So ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ मूव करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चाहे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे शो सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज. सो बच्चे ਆਪਾਂ कर चुके हैं. सो देखो प्रॉपर्टीज सेम या डिफरेंट किदे करके ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ कर चुके. एक साइज एंड मेन रोल ਹੁੰਦਾ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. So electronic configurations have a very important role in the properties, in deciding the properties. So देखो बच्चे ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ. ਚਲੋ ਆਪਾਂ एग्जांपल ले लेते हैं. फाइन. सो वर्टिकली डाउन इन अ ग्रुप ਤਾਂ बच्चे सिमिलैरिटीज होंगी क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स द सेम, है ना.
जिदा एस ब्लॉक ते पी ब्लॉक च भी करते हैं। बट जिहड़ियां डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उन्हां दियां हॉरिजॉन्टली इन अ पीरियड भी सेम रहंदियां। सो क्यों? सेम रीजन बच्चे देखो, स्कैंडियम, टिटैनियम, वेनेडियम एंड सो ऑन। सो दिस इज 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। सो अपना रीजन की होएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे ने बच्चे वो तो इनर डी सबशेल्स दे विच एंटर हो रहे ने। आउटर कॉन्फ़िगरेशन की है तिन्ना दी 4s2 4s2 4s2। So since the outer electronic configuration remains the same, the properties are quite similar. ठीक है ना? So next come on to yes, important है question बच्चे, explain why zinc atom is bigger than copper. ठीक है ना? So इसको explain करने तो पहला मैं जस्ट सुनू पहला एक नॉर्मल ट्रेंड एक्सप्लेन करना है पीरियोडिक टेबल दे विच। सो देखो, लेट इट बी वी हैव लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਨਿਯॉन ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਵੈਸੇ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਬਟ नोबल गैसेस ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਂਡਰ ਵਾਲਸ ਰੇਡੀਆਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਚਾਹੂਗਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ, ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल्स आ गए। ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਰੇਡੀਆਈ, ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਰੇਡੀਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਰੇਡੀਆਈ ਐਂਡ ਨਿਯॉन। ਨੋਬਲ ਗੈसेस ਦੇ केस ਚ कैलकुलेट होंदियां ने वैन डर वाल्स रेडियाई। सो सिंस वैन डर वाल्स फोर्सेस आर द वीकेस्ट, तब बच्चे जो ऑर्डर हुंदा है वो ये हुंदा है कि कोवैलेंट रेडियाई बहुत छोटी हुंदी है ते वैन डर वाल्स रेडियाई बहुत वड्डी हुंदी है। इसलिए द नोबल गैसेस हैव लार्जर रेडियाई या एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स। तो वही लॉजिक इत्थे लगेगा बच्चे। So what they are basically talking about is, so मैं तो start कर रहे हैं, देखो let it be, I'll start from chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So chromium, so I'll start from manganese, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, 4s2 3d10। so बच्चे देखो जिंक हैज अ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। सो उसके दोनों सबशेल्स की हो गए कंप्लीट। सो जिहड़ा मेटैलिक बॉन्ड होएगा जिंक दे विच दैट विल बी वेरी 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 वीक। सो देखो बच्चे इन्हां सब कोले अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स है, तो उन्हां च मेटैलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ड्यू टू डी ओवरलैप्स आप कर चुके। इत्थे मेटैलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ विल बी वेरी वीक क्योंकि सबशेल्स कंप्लीट है, ठीक है। सो जिहड़े जिंक, कैडमियम ते मरक्यूरी है, देखो सिर्फ इसे एक प्रॉपर्टी कारण जिंक, कैडमियम ते मरक्यूरी दा साइज बाकी पीरियड नालों वड्डा होएगा, ठीक है, इतना साइज बढ़ जाएगा। दूसरा आप कहते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वॉलेटाइल मेटल्स, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक है तो दीज आर वॉलेटाइल मेटल्स। ये बड़ी जल्दी इन्हां दे बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी लो हुंदे हैं। अगर तुहानूं याद होवे आपां चैप्टर नंबर 5 आइसोलेशन च कीता सी, जिहड़ा प्योरीफिकेशन मैथड्स दे विच डिस्टिलेशन आपां ने कीता सी कि डिस्टिलेशन टेक्निक कदों यूज करदे हैं आपां फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स, ते उहदे विच एग्जांपल किहड़ी सी जिंक, कैडमियम एंड मरक्यूरी, क्योंकि बाकी मेटल्स दे melting and boiling points will be very high. The zinc, cadmium and mercury are volatile metals. Clear? Now we shall move on to the next question. Why transition elements are metals? चलो ये तुसी कर सकते हो कि उन्हां कोल partially filled d subshells हुंदे ने, ठीक है, जिस दे करके dd overlaps भी हो जांदे ने, they lead to metallic bonds, ठीक है। moreover उन्हां दी ionization energies भी इन्नियां हुंदियां कि they can lose electrons, and moreover they show the properties of metals like they are hard, good conductors of heat and electricity, they are malleable and ductile and so on. Fine.
So question number 12. Second ionization energies of chromium and copper are very high. So बच्चे very easy to answer. Chromium atomic number 24, outer configuration is 4s1 3d5. Copper atomic number 29, 4s1 3d10. So अपन की पूछा गया है कि इन्हां दी second ionization energy is very high. तो अपन को clearly पता लग रहा है कि वो high ही होएगी, क्योंकि first ionization energy देने तो बाद they will attain a stable configuration. This will be half filled 3d5. This will be fully filled 3d10. So they will become stable. And second electron उन्हां दे विचों remove करना will be tough. ठीक है? So they have very high values of second ionization energies. So come on to question number 13. ये आप already discuss कर चुके हैं. Why the ionization energies of 5D elements are greater than 3D elements? ये मैं सुनूं homework दे विच question पाया सी कि why the melting point कह लो, boiling point कह लो, या ionization energy कह लो of gold is greater than that of silver and copper. याद है कि नहीं? So अपन इत्थे reason की देवांगे कि in case of 5D series 14 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे into 4f सबशेल पहला, तो 4f सबशेल एंटर करन करके जिहड़ा न्यूक्लियर चार्ज है that will increase by 14 units. बट उन्होंने स्क्रीनिंग की होंगी है वेरी 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 पुअर. सो जिहड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट विल बी वेरी हाई. सो वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करके द इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे ने दे विल बी फॉर्मली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम. ठीक है? एंड दैट इज व्हाई द ionization energies of 5D series will be very high as compared to 3D या 4D series. Fine. Come on to question number 14. Why transition elements have high enthalpies of atomization? ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. Due to their partially filled d subshells, उन्हां च dd overlaps हो जाते हैं, जिदे करके they have very 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 strong metallic bonds. And that is why they have high enthalpies of atomization. So nearly we are done with electronic configuration. The questions related with D block elements या फिर transition elements. ठीक है ना? So बाकी दे तुसी read out करके देख सकते हो बच्चे. ठीक है ना? सुनो समझ आ जाएंगे. कुछ मैं सुनूं as a homework पहले ही दे चुके हैं. ठीक है ना? Like for example देखो question number 19, why is manganese more stable in +2 than +3? ठीक है ना? So manganese जो तो +2 होएगा, देखो question देखो, why is manganese more stable in +2? So manganese is 4s2 3d5. So अगर manganese +2 होएगा तो it will be 3d5 half filled subshell. अगर +3 होएगा तो it will be 3d4. ठीक है? So 3d5 half filled configuration is more stable. So manganese is more stable in +2 oxidation state rather than the +3 oxidation state. So this was a bit about the electronic configurations of transition elements, and now we shall move on to inner transition elements, that is F block elements. So now we shall start off with questions related to F block elements. Come on to page number 388 in your notes and have a look at question number 8080. So the question says, what are F block elements? So answer is in which the last electron enters into the F subshell. List their characteristics. ठीक है बच्चे, तो आप कहेंगे कि they are divided into two lanthanoids and actinoids. Fine. So characteristics number 1 उन्होंने दिया है metallic character. Of course they all are metals. Number 2 same variable oxidation states. ठीक है. Number 3 paramagnetism वही same. Number 4 they can form complexes. इनमें विच थोड़े थोड़े differences होंगे ने. कितना मैं सुन दसदा देखो. Like number 2 variable oxidation states.
जो lengthenoids है ਉਹਨਾਂ ਦੀ मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट ਹੁੰਦੀ है बच्चे +3, मेनली +3, बट दे कैन ऑल्सो शो थोड़ा बहुत +2 एंड +4, जबकि एक्टिनॉइड्स दे कैन गो टू +2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, यूरेनियम का कंपाउंड ਹੁੰਦਾ UF6 जिथे यूरेनियम इज +6। पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, एंड देन complexes ਦੇ ਵਿੱਚ of course they both form complexes, but actinoids have a greater tendency and can easily form complexes as compared to lanthanoids। ठीक है, so अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो बच्चे देखो lanthanoids and actinoids, ठीक है, lengthenoids केड़े हैं 58 to 71, they are 90 to 103। बच्चे इतने 6s2 कंप्लीट हो चुका होएगा, 5d इस तो बाद आता है, and then we have 4f। सिमिलरली जो आपका 5f च इलेक्ट्रॉन्स एंटर करांगे 7s2 कंप्लीट हो चुका होएगा, 5f and 6d। सो जिदा आप लैंथैनम सीरियम वगैरह के केस च करते हैं कि कदे कदे इलेक्ट्रॉन 5d च भी चला जाता है ते कदे कदे नहीं भी जाता। सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स की बनेगी 6s2, 5d 0 और 1, 4f 1 to 14। क्लियर। एक्टिनॉइड्स की बनेगी 7s2, 6d 0 और 1, 5f 1 to 14। सो अगर आपको पूछा जाता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, तो विल राइट डाउन n-2 1 to 14, n-1 d 0 और 1, ns2। क्लियर, डन बच्चे, ns2, ठीक है ना, n-1 d 0 और 1, n-2f 1 to 14। clear, so this is the general electronic configuration of f block elements। fine, now so come on to question number 81। briefly explain why electronic configurations of lanthanoids are not known with certainty। so same चीज बच्चे जो अपने डी ब्लॉक ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ 6s 4f 5d ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸੇਮ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ਫਲ, ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉनिक ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾउ वी शैल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 82। फाइन, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। सो बच्चे देखो हुन पहला अपन अगेन प्योर एलिमेंट दी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। सो फर्स्ट इज प्रोमीथियम 3+। सो बच्चे दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोमीथियम व्हिच इज एटॉमिक नंबर 61, written as xenon 54। the nearest noble gas to promethium is xenon, whose atomic number is 54। then comes 6s2, so 56 okay, then comes 4f5। so this is the general configuration of promethium बच्चे। so जब ये 3+ हो जाएगा, ठीक है, so when it will be 3+, so it is promethium 3+, है ना। so when it will be 3+ +3, so count करो, ये क्लियर हो चुके हैं ना, 54 + 2 56, 56 + 5 61, क्लियर है ना। सो दो इलेक्ट्रॉन्स इथों लूज करूंगा बच्चे, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इथों लूज करूंगा, सो इट विल बिकम 4f4। सो दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोमीथियम 3+। बच्चे करेक्ट कर लो, एक करेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 82 द फर्स्ट पार्ट उन्होंने पता नहीं किस तरीके नाल दे रखा है, xenon 54 4f5 5d5, इट इज रॉन्ग, ठीक है, क्लियर कर लो। पहला प्रोमीथियम भी लिख लो 61, xenon 54 6s2 4f5 एंड देन प्रोमीथियम 3+ लिख लो, क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू सीरियम 4+।
So next is cerium 4+. Atomic number is बच्चे 58. So पहला मैं 58 के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं. It is xenon 54. बच्चे भी एक्सेप्शनल होता है. देखो कॉन्फ़िगरेशन बनती है 6s2 4f2 बटे होती है 4f1 एंड 5d1. ठीक है. सो देखो ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਰੀਅਮ +2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਸੀ. ठीक है बच्चे पहला नॉर्मल सीरियम लिख लो. पहला नॉर्मल सीरियम नोट डाउन राइट डाउन करो. नाउ राइट डाउन सीरियम 4+, है ना. ਹੁਣ देखो पहला मैं दस रहा है अगर ये ਹੁੰਦਾ सीरियम +2 तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल चो गए. अगर ये ਹੁੰਦਾ +3 फिर एक इलेक्ट्रॉन 5d चो जाएगा. ठीक है. एंड होने +4 है तो ये भी क्या. So now it is xenon 54, AB0, AB0, AB0. Clear? So this is the configuration of cerium +4. ठीक है. Next we move on to lutetium +2 बच्चे. Next is lutetium +2. So lutetium atomic number is 71. Fine. Now is the configuration होती है xenon 54, 6s2, 4f14 and 5d1. So this is the outer electronic configuration of lutetium. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ lutetium +2. Done. So ਹੁਣ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ 6s ਚੋਂ. ठीक है. So 6s will lose its two electrons and the configuration becomes 4f14, 5d1. Clear? Next is thorium +4. So thorium +4. Thorium is बच्चे atomic number 9090. ठीक है. So जो अपन 90 का लिखांगे तो it will be last noble gas radon 86. ठीक है. 86 तो बाद we'll have 7s2. ठीक है. 7s2 तो बाद we'll have 6d2. No electron will go into 5f. ठीक है. So 4+ है ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. So this is the outer electronic configuration of thorium 4+. Clear? बच्चे अपने रट्टा नहीं मारना. ठीक है. बट अपन ਨੂੰ एटॉमिक नंबर्स ਨਾਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83. what are inner transition elements? So done. In which the last electron enters into the f subshell. Decide which of the following atomic numbers are that of inner transition. So बच्चे इसका वे ता की होता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो है ना. अगर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सबशेल तो इनर ट्रांजिशन है, अदरवाइज नहीं है. बट एक सौखा तरीका भी है. आपको नु पता है कि इनर ट्रांजिशन कौन है, या तो 58 to 71 या 90 to 103. सो इजी. आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं. सो देखो फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर 29 नहीं है, 59 नो, 74 again no, 95 yes. So 90 to 103 it is an actinoid. 102 yes actinoid. 104 no. Done. हो गया बच्चे. So this is how we can easily decide कि which of the following is an inner transition element or not. Clear? Now we shall move on to our next question. Is question number 84. Same chemistry of all the lanthanoids is quite similar. तो again आपा की कमांगे कि the electrons are entering into the 4f subshell. So the outer electronic configuration remains the same, that is 6s2. ठीक है. Question number 85 is important now. कितना आएगा मैं सब दसांगा. So देखो discuss the following characteristics of lanthanoids. Number 1 magnetic character. तो ये बच्चे सेम है.
ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਮੈਗनेटिज्म ਤੇ डायमैग्नेटिज्म डिसाइड करना है on the basis of paired and unpaired electrons. So next is oxidation state. So इथों questions आंदे हैं, ठीक है. Point to be remembered here is कि of course जोड़े lantanoids है उन्हां दी most stable oxidation state is +3. बच्चे without any doubt इतना रट्टा ही मार लो कि +3 is the stable oxidation state of lantanoids. Done. कोई भी lantanoid है ओदी most stable oxidation state केड़ी होएगी +3 due to any reason. ठीक है. हाँ, कुछ lantanoids होंदे ने जिन्हां जेड़े की +2 and +4 भी शो करदे ने and that is quite visible from their electronic configurations. For example, so देखो ऐसे examples दित्तियां हुई हैं सीरियम एंड टर्बियम, ठीक है, एंड यूरोपियम एंड इटर्बियम, यूरोपियम एंड इट इज इटर्बियम. फाइन. सीरियम इज एटॉमिक नंबर 58 and this is 65. Terbium, Europium and Ytterbium are 63 and 7070. Fine. Done. Now if you write the electronic configuration of cerium, it will become xenon 54, 6s2, 4f1 and 5d1. Terbium will be xenon 54, 6s2, 4f9. Europium will be xenon 54, 6s2, 4f7 and ytterbium will be xenon 54, 6s2, 4f14. So बच्चे देखो, it is quite visible to you now कि सीरियम ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज करके नोबल गैस बन जाएगा. सो सीरियम दी सब तो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +4. सिमिलरली टर्बियम विल लूज 2 फ्रॉम हियर एंड 2 फ्रॉम हियर, तो की बन जाएगा 4f7. सो इफ टर्बियम बिकम्स +4 it will be 4f7, half filled stable electronic configuration. So terbium will also show +4 oxidation state. Moving on to europium. अगर मैं यूरोपियम का 6s2 रिमूव कर दूंगा तो it will be half filled electronic configuration. So europium will mainly exist as +2. Similarly, अगर मैं इटर्बियम जो 6s2 रिमूव कर दूंगा it will be 4f14 fully filled subshell. So ytterbium will also show an oxidation state of +2. So बच्चे एक क्वेश्चन अपन थ्योरी एग्जाम च किदा आंदे हुंदे ने कि why cerium shows mainly an oxidation state of +4, terbium +4, europium and ytterbium +2 and so on. Clear? So this is about their oxidation states. Now so अगले एक दो क्वेश्चंस अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ना रिलेटेड है that you can easily do and manage. Come on to question number 88 now. Discuss the characteristics. Number 1 is color of the ions. So बच्चे इथे एक पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. देखो वैसे अपन को कलर के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इट इज वन ऑफ दोज लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, है ना. तो नो डाउट कलर होता तो उदो ही है. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, तो they will show colors. But important point to be remembered is कि देखो जेडे आयंस दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐदा होएगी. देखो बच्चे, so the color depends upon जिन्हां दे विच NF इलेक्ट्रॉन्स and 14 - NF इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होंगे, उन्होंने कलर्स सेम होंगे. जेडे आयंस दे F दे इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 - N इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे. देखो मैं कहने का मतलब की है
ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਆਇਨ ਕੋਲ F ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स है, ठीक है, लेट इट बी ओदी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4f5, क्लियर, और एक दी हैगी है 4f9। सो हम ध्यान नाल देखो, ਇਹਦੇ ਕੋਲ f इलेक्ट्रॉन्स n कितने हैं 5, ਇਹਦੇ ਕੋਲ कितने हैं 9, अगर मैं 14 चो 9 माइनस कर दवां तो कितना होगा 5। सो n ਤੇ 14 माइनस n इज सेम, क्लियर, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ। ਡਨ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਦੇਖੋ अगर एक कोल 4f ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 4f ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ। ਸੋ nf 14 nf, क्लियर। ਇੱਕ ਕੋਲ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 12 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, दोनों का color will be the same, clear। So this is what I mean by colors। इस मतलब इस टॉपिक दे विच सिर्फ इको ही पॉइंट करने वाला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे विच जेडे आयंस कोल nf इलेक्ट्रॉन्स ते 14 nf इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है, ता they will have the same color, nothing else to do, clear, done। So now we shall move on to our next part। So then some questions we have already done। Now directly move on to question number 9494, which is about alloys। The alloys की हुंदे ने वो आपा कर चुके हैं, तुसी इत्थे सिर्फ एक टॉपिक करना है which is called मिश मेटल, which is called मिश मेटल। बच्चे जो मिश मेटल है that is used to make jet engines, ठीक है, जेट engines बनाने दे अपन काम आंदा है, parts of jet engines। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪढ़ रहे हैं because it contains 95% of lanthanoids plus 5% इसदे विच हुंदा बच्चे आयरन plus some other traces of sulfur, carbon, calcium, aluminium, etc, ठीक है। So that is why we are studying it here, because it contains 95% जो इसदा हुंदा है that is of lanthanoids बच्चे। I hope this is done। So this is about मिश मेटल, clear। We'll move on to the next question now। 95th। So what are actinoids? Mention 2 characteristics of actinoids। So बच्चे lanthanoids the नाल वालियां properties ही है, they all are metals, they show variable oxidation states, paramagnetism। The point to be remembered, they all are radioactive। अच्छा, lanthanoids दे विच सिर्फ एक एलिमेंट radioactive हुंदी है, प्रोमीथियम, PM, प्रोमीथियम is radioactive, जबकि actinoids दे विच every element is radioactive। So question number 96, discuss the oxidation states of actinoids। So ये तुसी पढ़ सकते हो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ कि ਜਿਹੜੇ lanthanoids है they have mainly an oxidation state of +3 and थोड़ा बहुत +2 and +4, जबकि actinoids we have variety of oxidation states। Now we shall directly discuss the differences and wind up the chapter, ठीक है। So बच्चे अपन ने डिस्कस करने हैं differences between lanthanoids and actinoids। Come to question number 101, ठीक है। So come to question number 101, which says give the points of differences between lanthanoids and actinoids। So बच्चे सारे के सारे differences अपन ने jot down करते हैं। So most of them are already discussed, ठीक है, जो एक दो remaining है I hope कि वैसे सारे डिस्कस हो ही चुके हैं। So lanthanoids they follow lanthanum in the periodic table। lanthanum तो बाद आते ने atomic number 58 to 71 and 4f subshell ਦੇ ਵਿੱਚ electrons fill ਹੁੰਦੇ ਨੇ। They come after actinium and 5f is filled। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, shielding is better of course। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ f electrons ਦੀ shielding poor ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but ਹੁਣ f ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4f nucleus ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਹੈ,
5f उस तो भी दूर है, सो 4f की शील्डिंग 5f ਦੇ कंपैरेटिवली बेटर होएगी। 5f ਦੀ शील्डिंग इट इज poorer as compared to 4f electrons। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी डिस्कस्ड, मोस्ट कॉमन इज +3, +2 भी मिलती है, +4 भी मिलती है, सो मैक्सिमम इज +4, जबकि इतने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक +5, +6, +7 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। सिर्फ प्रोमेथियम रेडियोएक्टिव आप डिस्कस कर चुके, दे ऑल आर रेडियोएक्टिव। इन्हां दे कॉम्प्लेक्सेस बच्चे इजीली नहीं मिलते, नहीं बनते इजीली कॉम्प्लेक्सेस। इन्हां दे कॉम्प्लेक्सेस इजीली बन जाते हैं अगेन ड्यू टू सेम रीजन, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ड्यू टू पुअरर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। दे बोथ आर पैरामैग्नेटिक, ये डिफरेंस नहीं है, बट इन्हां दी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इजीली एक्सप्लेन कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ। इन्हां दी प्रॉपर्टीज they cannot be easily explained, just a theoretical point to be remembered। So with this we complete our lanthanoids as well as actinoids। इस तो बाद वाले they are just repetition of questions, you can go through them, ठीक है। And with this we have also completed our chapter, ठीक है। इस दे विच एक पार्ट रह गया पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज आउट ऑफ द सिलेबस, थ्योरी सिलेबस नाउ, सो ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ those topics they will be discussed at the end after the completion of the syllabus when we start off with our revision। otherwise I don't think कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। So with this we have completed our D and F block। Fine बच्चे, कल ਸਾਨੂੰ मैं इसकी एक revision assignment देंगा, ठीक है, followed by an MCQs based test and then a theory based test। So बच्चे start your preparation। Again I repeat कि ये छोटा जा but very important chapter है, इसको चंगी तरह कर लो। देखो सिर्फ 3 टॉपिक्स ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਹਾਰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਜਾਂ 5 ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗੇ ਆ ਚੈਪਟਰ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੇਨ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟੇਜ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਔਰ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਬਲੌਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 20 to 25। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ 1-2 ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲਸ, ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15-15 20 ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। But it has an equal weightage to them। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ 4-4 5-5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4-4 5-5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬਟ ਇਕੁਅਲ weightage ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ these bit of questions ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ we'll do NCERT questions from the book, ठीक है। पुराने पेपर्स वाले क्वेश्चंस आप कर लांगे। So all the questions will be easily covered, ठीक है ना। So इस चैप्टर को आप चंगी तरह कर लो ताकि अपने 5 to 6 marks 5 marks एग्जाम दे कंफर्म हो जाए बच्चे, ठीक है। So keep studying, keep revising and keep preparing for your test। Again I repeat, tomorrow you will be given a revision assignment, then an MCQs based test and then a theory based test, ठीक है। सो पढ़ना स्टार्ट कर दो, इस चैप्टर को चंगी तरह पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है बच्चे। थैंक्स अ लॉट।